हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। कराची में इस वक्त मौजूद था, कुछ दोस्तों से मुलाकात, कुछ बातें, तो सोचा साथ साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर लें। और सारे मामले में सुनो एफएम रेडियो ने हमारे साथ कोऑपरेशन किया है। हम उनके स्टूडियो में बैठ के ये शूट कर रहे हैं। आज मेरे गेस्ट तनवीर बालिम साहब, यूट्यूब चैनल आप सब उनका देखते हैं पाकिस्तान के साथ। आप मेरे ख़्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल हैं पाकिस्तान के यूट्यूब की दुनिया में, कि जिनका ताल्लुक़ टीवी से रहा पहले, और फिर आपने टीवी को छोड़ के मुकम्मल खैरबाद कह के ये साबित करके दिखाया कि यूट्यूब पे भी ज़िंदा रहा जा सकता है। इज़ दैट राइट? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तारीफ़ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के लिए मिसाल ज़रूर है, क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल था कि जब तक जॉब थी ना, तो तब तक मुझे लगता था कि यूट्यूब पे क्या है यार, ये बेकार, रोज़ाना आते हैं वीलॉग से क्या फ़ायदा हमें होता है। दोस्त वगैरह बनाते थे तो मैं उनके वीलॉग्स पे भी नहीं आता था, लेकिन किस्मत का ऐसा हुआ कि किस्मत ने ऐसा चक्रा घुमाया कि वो सारा काम उसी पे शुरू हो गया, क्योंकि मैं कोई बाय चॉइस नहीं आया, बाय लक आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि जिस चैनल पे मैं जॉब करता था कोरोना के दौरान वो बंद हो गया। इसके अलावा काम आता नहीं था। चैनल्स में जॉब पहले ही आपको पता है कि नहीं थी, तो कम होती जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, तो सोचा क्या करें, इसके अलावा काम कुछ है नहीं। तो आहिस्ता से अपना काम करना शुरू किया, अल्लाह ने हाथ पकड़ा, समझ में आना शुरू किया, उसके एल्गोरिदम को समझना शुरू किया। हमें ये फ़ायदा होता है कि देखिए, आपका हमारा बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है, तो हम चीज़ों को शायद बेहतर तौर पर समझते हैं और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात कि हमने मान लिया कि अगला दौर ये है। अगर हम वही खाम ख्याली में रहते कि नहीं जी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही चलेगा, नहीं, अब बहुत कम हो चुका है। अभी ये दौर तो अब तक नहीं, अगले 10 साल तक तो आप समझ लें कि सोशल मीडिया ने ही राज करना है। और जो सहाफ़ी या कोई भी मीडिया पर्सन अगर ये समझता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना करियर बना सकता है, माजरत के साथ वो दिन चले गए, वो दिन गए। आप वो छोड़ दें, वो जो चार्म था ना, पहले आप कुछ माइक लेके घूमते थे, अब चार्म नहीं है। देखें, हम बात करें मुस्तंद खबरों की ना, तो वो पहले भी नहीं थी, अब तो ज़्यादा है। चलिए, सोशल मीडिया से हम मुकाबला नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के अंदर आप और मैं शायद जो खबर दें, वहाँ पर ये होता है कि हम खुद से सेल्फ एडिटोरियल पॉलिसी बनाते हैं कि यार हमें ये पता है कि ये बात हमने कहनी है और नहीं कहनी। बहुत सारी बातें होती है कि सोशल मीडिया पे लोग बेधड़क कह देते हैं, उसका पता नहीं होता कि उसके मायने क्या है, उससे होगा क्या। मगर सोशल मीडिया के साथ साथ जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी, वो भी इस तरह की हरकतें करता है। तो कितने चैनल से आपके आफ्ताब भाई आप देखते हो, आप बोलते हो हाँ ये पीटीआई का है, ये नून का है, ये पीपल्स पार्टी का है। साफ पता चलता है कि आपको कौन एंकर किसकी तारीफें करता है, किसकी बुराई करता है। तो आपको पता है कि सब बिक चुके हैं एक तरीके से। मतलब मैं इस लहजे में बात कर रहा हूँ आवाम की बात वाली में, कि वो मानते हैं कि सब हो चुका है। तो हम सोशल मीडिया को इसलिए देखते हैं कि यार चलो ये बंदा इंडिपेंडेंट है, हो सकता है किसी को लाइक करता हो, डिसलाइक करता हो, मगर ये कोई इदारा नहीं है। तो इस वजह से इसका दौर आ चुका है और लोग इसको एक्सेप्ट इसी वजह से कर रहे हैं। देखिए ना, अब बहुत सारी खबरें, बहुत सारी, मतलब हम मुख्तलिफ में कैटेगरीज पे काम करता हूँ, चाहे ट्रैवलिंग हो, फूड हो या रिपोर्टिंग हो। अक्सर बेशतर हमारी रिपोर्ट हमारे खानों के ऊपर चैनल्स जा रहे होते हैं, यानी पहले हम पहुंचते हैं या हमारे दोस्त पहुंचते हैं, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर पहुंच रहा होता है। तो हम शायद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनसे नहीं। और उसमें मैं आपको, अच्छा वैसे आप माइक खींच के करीब कर सकते हैं, बी कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम, और कुर्सी भी आप चाहें तो करीब ला सकते हैं। मैं असल में मेरी दोस्तों से भी इस पे बात होती रहती है, मेरा भी ताल्लुक़ रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत है, समझें कि लेगेसी मीडिया से। दिस बिजनेस मॉडल इज़ फेलिंग इट, लाइक टीवी अब कौन देखता है यार, न्यूज़ चैनल। मतलब सबसे दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह लोगों की टीवी से हटने की या सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट होने की ये है कि टीवी पे जो कुछ भी आप देखते हैं ना, ऊपर से नीचे तक हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है ना, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि कोई किरदार किसी चीज़ के, मैं किसी बुरी अच्छे उसमें नहीं कह रहा, कि किरदार बिठाए हुए उनको एक ख़ास रूल से फॉलो करना है। लोग सोशल मीडिया की तरफ इसलिए भागे हैं कि वहाँ टोटली अनफिल्टर्ड लोग बोलते हैं, जो कि जैसे अभी और मैं और आप बात करें, तो वो ऑथेंटिसिटी का फैक्टर वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं और वहाँ पे भागे हैं। और दूसरा फैक्टर ये है कि टीवी अपने स्केड्यूल से हमें चीज़ें दिखाता है, या हम अपने स्केड्यूल से सोशल मीडिया को चलाते हैं। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। अब टीवी वाले सबसे बड़ी गलती मेरी नज़र में, एक तो वो प्लेटफॉर्म तो मेरी नज़र में ऑलमोस्ट इट्स अ डाइंग प्लेटफॉर्म, मतलब कम से कम ही लोग उसमें देख रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि खाली प्लेटफॉर्म चेंज कर दो, यानी वही चीज़ें जो वहाँ दिखा रहे थे वो क्या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी लाके दिखा दो, तो वो लोग देखेंगे नहीं, आप प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हो, कंटेंट तो आपका वही है ना, जिस चीज़ से लोग भाग के यहाँ पर आए हैं, आप वही चीज़ यहाँ पे लेके आ रहे हो। तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क, आई नो, अनलेस आई मीन आई डोंट नो ऑडियंस के पास कोई दूसरी चॉइस ना हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो ऑडियंस उसको प्रेफर करेगी ओवर जो आप या बाकी लोग करते हैं।
देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो उनका स्टाइल है ना कि 90 सेकंड का एक पैकेज बना देना वॉइस ओवर के साथ, वो जमाना चले गया। प्रिडिक्टेबल, टोटल प्रिडिक्टेबल। अब वॉइस ओवर आएगा, बंदे का शॉट आएगा, उसके बाद आखिर में साइन ऑफ पीटीसी दे देगा वो चांद नवाब पाके कराची। तो अब वो सारे जमाने चले गए, नया दौर है, नए दौर के हिसाब से आपने जीना। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए अच्छा वो कंटेंट अब कुछ हद तक बनाना शुरू कर दिया चैनल से। अच्छा उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप देखेंगे ना कुछ स्टोरीज बड़ी अच्छी बन रही है, लेकिन मसला वही है कि जो आपने बात बोली कि एक आप कंटेंट बना रहे हैं डिजिटल मीडिया के हिसाब से, वो आपका चलेगा, एक आप बना रहे हैं न्यूज़ पैटर्न के हिसाब से जो आपके बुलेटिन में चलना है, वो आपका नहीं चल रहा है इस वक्त भी। और उसी वजह से डाउन साइजिंग इसी वजह से हो रही है ना, क्योंकि बिजनेस सारा कन्वर्ट होकर सोशल मीडिया पे आ रहा है। देखिए ना, एक किसी जियो को इश्तिहार दे रहा है, कोई 1 मिनट से भी कम है, 1.5-2 लाख रुपए का, तो वो 2 लाख रुपए पूरी कैंपेन चला सकता है सोशल मीडिया पे पूरा दिन, और हज़ारों लाखों लोग ज़्यादा देखेंगे उसको। तो ये बड़ा फैक्टर है ना, क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं और रीच ज़्यादा हो रही है। अब आप मैंने कराची को टारगेट करना है अपनी ऑडियंस को, मैं एक बाइसेट बिजनेसमैन, तो मैं कराची में करता हूँ फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, क्या मेरी डेमो जो सारा कराची मेरा कवर हो जाए। मैंने 2 लाख रुपए कराची में लगा दिए, वो कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, वो कम से कम भी 30-40 लाख लोगों तक ये बात पहुँचेगी मेरी। अब टीवी पे 1 मिनट का एड चला, किसी ने देखा नहीं देखा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बड़ा फैक्टर है, बिजनेस भी इस पे आ रहा है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात देखिए, रेमिटेंस भी आ रहे हैं बाहर से, और एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा है ना बिजनेस के हवाले से। और अभी देखिए, अभी जो हमारे यहाँ हो क्या रहा है, अभी भी ना हमारे जो लोगों को ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही। अभी भी हम खासतौर पे जो हमारे जो लोग आ रहे हैं ना, उनको खास हम जर्नलिस्ट की बात करें इस वक्त ना, तो अभी तक वो उसी ख्यालों के अंदर हैं कि इसका मॉडर्न, इसका तरीक़ेकार बिल्कुल अलग है, इसमें आपको बात रिपोर्ट किस तरह से करनी। अगर मैं रिपोर्टिंग करूँ या आप रिपोर्टिंग करें, मैंने आपको देखा है हम हार्डकोर न्यूज़ नहीं करते हैं, हम बड़ा उसको लाइट लेकर चलते हैं। मैं तो स्क्रिप्ट भी नहीं लिखता। बिल्कुल ठीक, मतलब वीलॉग स्टाइल में करते हैं ना, ताकि हम लोगों को अपनी बात आसानी से समझा सकें। अगर आप उसी हार्डकोर न्यूज़ को लेकर आएंगे, वो नहीं चलती, ये आपको समझनी है बात। और यही बात सारी है कि देखें, जो अच्छी चीज़ें दिखाएगा, जो अच्छा कंटेंट दिखाएगा, उसकी जीत होगी, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पर देखिए हज़ारों लोग आ रहे हैं रोज़ाना। पाकिस्तान में कराची में सैकड़ों चैनल रोज़ाना बनते हैं, बंद भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं। उसमें कोई अच्छा काम भी करेगा, कोई बुरा काम भी करेगा। ये जर्नी शुरू हो चुकी है, और जो मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का बिल्कुल चार्म ख़त्म तकरीबन हो चुका है मेरे हिसाब से। तो आपकी एग्जाम्पल में किस पॉइंट पे आपने कहा कि एक एक्सीडेंट या जो भी हालात की वजह से आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन किस पॉइंट पर आकर आपको ये लगा कि नहीं यार, दिस इज़ समथिंग, ये मतलब लॉन्ग टर्म में कर सकता हूँ और मैं अपने खर्चे भी सस्टेन कर सकता हूँ? क्या ऐसा था जिससे आपको ये लगा कि नहीं यार, दिस इज सीरियस? मैं आपको बताता हूँ, मैंने कोई 10 साल कोई 5 चैनल्स पे काम किया, समा, डॉन, समा, अब तक 24 आप न्यूज़, मतलब कुछ 10 साल से 12 साल की जर्नी। मुझे शायद एक बंदे ने नहीं पहचाना होगा। जब आपको बंदे पहचानते हैं ना, यार आपको देखा था, आप वो कर रहे थे, आप खाना बता रहे थे, वो बड़ा फील आता है, आपको बूस्टअप होता है। अरे अच्छा, मतलब 2 लोग ने पहचाना। तो जब मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया ना, चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया था 35 दिन में। मतलब मुझे अल्लाह ताला का शुक्र था कि मैंने कोई रगड़े नहीं खाए यूट्यूब पे आके। लेकिन जब वो पहचानना हुआ ना, वो आपको बोला हाँ यार काम करना है इसमें। अब कहीं जाते हैं ना, तो कई लोग पहचान लेते हैं ना, तो बोलते हैं हाँ यार इज्जत रह गई बस। तो ये आपको जो फील आती है ना, देखिए ये भी बड़ा बात है, मोटिवेशन मिलती है, आपको बड़ा मजा आता है इसके अंदर। अब देखिए, आप जैसे आप पाकिस्तान आए तो आपको लोग मिलेंगे, आपके सेल्फीज खिंचवाएंगे, तो आपको मजा आएगा। एयरपोर्ट से शुरू हो जाते हैं ना, मतलब आपको मजा आता है ना। अभी हम 3 यूट्यूबर सऊदीया गए, मतलब मैं आपको बताऊं, हम कोई 10 दिन स्टे किया हमने, और 10 दिन में सिर्फ हमने 3 बार खाना अपने जेब से खाया। मतलब चाहे वो अरबियों ने हमें पकड़ के, पाकिस्तानियों ने अपने घर ले जाकर, कहीं और ले जाकर खाना खिलाया, और डबल वो नाराज हो जाते थे। तो भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, मतलब हाँ, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि भूखे नहीं मरेंगे। तो ये अल्लाह का करम है ना। देखिए, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का सिला मिल रहा है। और दूसरी बात ये देखिए, होता क्या, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर पसंद, डिसलाइक, लाइक बड़ा चक्कर होता है ना, कि किसी का काम अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा, कोई बोलता है मेरी लॉबी का बंदा नहीं है। तो इसमें आपके पास 1 मैन आर्मी हो आप, और देखिए आपकी स्किल्स भी बढ़ रही हैं। मैं बतौर रिपोर्टर साफ़ी बात करूँ ना, तो मेरी स्किल्स क्या थी, मैं आगे कोई स्क्रिप्ट लिखता था, एक कुछ मैंने लाइव कर लिया, रिपोर्ट खबर निकाली, ये मेरी स्किल्स थी ना। लेकिन अब मेरी स्किल्स क्या है, अब मुझे एडिटिंग आती है, प्रॉपर एडिटिंग आती है, मुझे प्रॉपर कैमरा चलाना आता है, जो आप कैमरे रखे हैं ये मुझे चलाने आते हैं। तो मेरी स्किल्स बढ़ रही है, और मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में जिंदा रहना है, तो अपग्रेड भी करना है। इसी तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, वो तमाम 1 मैन आर्मी है, भले उनकी टीम उनके साथ है, यानी चाहे थंबनेल बनाना हो या आपको एसईओ करनी हो, ये सब चीज़ आप सीखते रहते हो ना। तो आप
5 बंदों का काम करो, लेकिन 5 बंदों की जगह आप काम भी सीखे आपने, आप कहीं मार नहीं खा रहे। तो ये इसकी वजह से ना जो लोग हमारे वन मैन काम कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। और ये जो हमारे चैनल्स के अंदर बड़ी बड़ी टीम्स होती है, देखिए मॉडल तब्दील हो रहा है, इनको भी तब्दील चाहिए ना, कि इनको भी चाहिए कि आप मौजों की, हम कहते हैं मौजो जर्नलिज्म की ट्रेनिंग करवानी है। तो उससे यही होगा ना कि देखिए आफ्ताब भाई, अगर आप अकेले काम कर सकते हैं, मैं अकेला काम कर सकता हूँ ना, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है कि उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि करना क्या है। और ये हमारे चैनल्स के अंदर ना पहले बताया जाता था और ना ही अब बताया जाता है। एक पॉलिसीज होती है, हमें पता चल रहा होता है कि हाँ इस शख्स के बारे में बात नहीं करनी है, यहाँ पर हमारा ग्रे एरिया है, बस ये हमें पता है। हमने बीपर के अंदर ये बताना है कि ये प्रोग्राम हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे आगे ना हमारा मीडिया बढ़ रहा है ना हम बढ़े। आज बहुत ही हाँ स्क्रिप्टेड है। अभी आप ऑब्वियसली आपका सोशल क्लब तो वही है, दोस्त यार सारे होते होंगे। टीवी के इस वक्त क्या हालात हैं, पीछे से स्टोरियाँ लोग क्या दिखाते हैं? अभी जो पुराने रिपोर्टर हैं या कैमरामैन हैं, फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, क्या कैसे हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बहुत बुरे हालात हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझसे पर्सनली तौर पे ना कैमरामैन मिलते हैं कि यार कुछ काम आए तो हमें बताइएगा। शादी ब्याह का काम करते हैं रिपोर्टर्स जो है ऐसे, वो यही बात है कि समझ में नहीं आ रहा, वो भी कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, बदकिस्मती भी ये है ना कि आफ्ताब भाई, हमारे यहाँ तो अगर कोई कोशिश भी करे ना तो हम उसको इनकरेज नहीं करें, डिस्करेज करते हैं। जैसे चैनल्स की पॉलिसी है कि आप यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते। ओके। नहीं बनाने देते आपको। ओके। अगर आप बनाते हैं तो आपको बोलेंगे यार शोकस आएगा, शोकस के बाद आपको टर्मिनेट कर देंगे वो। और उनको तो मौका चाहिए डाउन साइजिंग का इस वक्त तमाम चैनल्स को। तो देखिए आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं ना वो कह रहे हैं कोई नया बंदा तो फिर स्टार्ट भी नहीं कर सकता इस खौफ में। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि चैनल, देखिए हमारे यहाँ सिक्योरिटी तो नहीं है ना। मतलब आफ्ताब भाई, आप किसी को भी निकाल दें इस वक्त, आप चैनल के मालिक है, आपसे कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछ रहा ना। तो इसी वजह से तमाम जर्नलिस्ट जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इसी वजह से परेशान है अपने मुस्तकबिल को लेकर। उनको पता है कि एक तो ये मीडिया मर रहा है, इसकी चार्म खत्म हो चुका है, और साथ साथ पता नहीं कब निकाल दें। ये बड़ा एक फैक्टर है, इससे बहुत लोग परेशान है और तनख्वाहें बहुत कम हो गई। मतलब मैं आपको बताऊं बात कि जब मैं आप न्यूज़ में था 2000 समथिंग 20 में बंद हुआ वो कोरोना के टाइम पे, मेरी तनख्वाह ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब थी। मैं बड़ा कंफर्ट एज अ रिपोर्टर। ठीक है। तो जब मैंने उसके बाद एक चैनल ज्वाइन किया 24। ओके। मैंने पता कितने में ज्वाइन किया था आफ्ताब भाई? मैं उस वक्त क्योंकि कमाना शुरू कर चुका था यूट्यूब से, लेकिन मेरी क्या कहते हैं ना, पिन आनी होती है जिससे आपको पैसे मिलने होते हैं, वो कोरोना की वजह से फंसी हुई थी, वो आनी हुई थी। घर चलाना था, 6-7-8 महीने की बेरोजगारी हो गई थी। मैंने 40,000 में ज्वाइन किया था। 1 लाख से 40,000 में। ऐसे मैं नहीं हूँ, ऐसे कई सारे रिपोर्टर्स आपको सहाफ़ी मिलेंगे जिनकी तनख्वाहें आधी से भी आधी हो गई हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, बहुत मुश्किल से। तो अभी इस वक्त अगर कोई नया रिपोर्टर टीवी ज्वाइन करता है तो उसकी यही तनख्वाह तकरीबन होती है 30? देखिए कुछ बड़े इदारे तो शायद आपको 30 तक देते हैं, मगर मोस्टली इदारे जो आपको 20-25 ऊपर नहीं जाते। और कैमरामैनों की तो है ही यही तनख्वाह है फॉर अ रिपोर्टर। जी सर, आपको तो वहाँ लेकर लग रहा होगा ना यहाँ हालात। नहीं, 20-30 हज़ार तो ऑब्वियसली इवन यहाँ रह के भी वो तो क्या कि आम दिहाड़ी मजदूर की कितनी तनख्वाह होती है? इतनी होती है 500-1000 दिन के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं अपने कैमरामैनों से यही बात करता था कि यार जिस चैनल में मैंने 22,000 में 18,000 में अभी कैमरामैन को देखा है काम कर रहे हैं। मैंने कहा बात सुनो, क्यों कर रहे हो भाई काम? कुछ और ठेला लगा लो यार। मतलब मसला तो नहीं है ना, आपने रिस्क कमाना है ना, या आपने चैनल के नाम पे कोई भरमबाजी करनी है, कोई आपने आके बताना है कि मैं फला चैनल का कैमरामैन हूँ। आपका पेट नहीं भरेगा तो आपके बच्चे कैसे भूखे सोएंगे? तो आपको कैसा अच्छा लगेगा? तो कैमरामैन के अभी अराउंड ये 20-20 हज़ार पे भी इस तरह की कई सारे चैनल्स हैं, सारे नहीं, बड़े कुछ टॉप 3-4 चैनल्स को हटा दें आप, बाकी तमाम के हालात इसी तरीके के। और चैनल्स खुलते जा रहे हैं, मॉडल अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं है। फिर तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती जब इस तरह का अपेरेंटली, जो मैं बाहर से देखता हूँ, हमें भी पता है एक डाइंग लाइक मॉडल है, लोग देखते भी नहीं, इतना व्यूअरशिप भी कम हो रही है, कॉस्ट कटिंग भी हो रही है, फिर भी नए चैनल, मतलब क्या इनके व्हाट्स देयर सोर्स ऑफ इनकम? देखिए पता नहीं किसी को शायद अच्छा लगे बुरा लगे, काले को सफ़ेद करने का धंधा ही है। देखिए मैं सोचिए, मैं चैनल का मालिक हूँ, मेरे बहुत सारे काले काम हैं। मैं FBR में टैक्स चोरी करता हूँ, मैं कुछ शायद स्मगलिंग भी करता हूँ, मैं कुछ और दीगर काम ऐसे करता हूँ कि जो मुझे कानूनी तौर पर सही नहीं है। तो अब मेरे पास क्या सहारा बन गया है? अब मेरे पास सहारा है कि मैं टीवी का मालिक हूँ, आए मुझे हाथ लगाएं आप में हिम्मत है, हाथ लगा के दिखाएं आप रियासत होकर हाथ ही नहीं लगा सकते मुझे। कितने सारे लोग हैं आपके गोल्ड वाले काम कर रहे हैं, आपके कह लें कि जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है घी का, उनके चैनल का मालिक है, उनका भी यही काम है। इस तरह फिर सिगरेट वालों का काम यही है,
इस तरह बहुत सारे रियल एस्टेट वालों का काम ये है। राइट। तो इस तरह उन्होंने चैनल्स खोल लिए हैं अपने। Right. क्योंकि जैसे ही आप FBR पे, क्योंकि अरबों रुपए का टैक्सेस होता है ना इनके चाहे इम्पोर्ट के हो या आप इसकी कस्टम ड्यूटीज हो उनकी, तो इस तरह वो निकालते हैं, फिर टेंडर्स लेते हैं इस तरीके से। बड़े बड़े नामवर जो आपको साफी नजर आते हैं ना, आप देखो कि क्योंकि आप वो जज कर सकते हो जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, यार ये बंदा टीवी की स्क्रीन पे भी नजर नहीं आता, रिपोर्टिंग भी नहीं करता, तो इसकी तनख्वाह अदारा कबूल कैसे करता है? तो वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं टेंडर्स ला के दे रहा है वो। तो ये बड़ी खतरनाक बात है जिसमें हमारे साफ़ी भी इन्वॉल्व होते हैं मादरत के साथ, कि वो उनको कुछ ऐसी जगहों से यहाँ सरकारी तौर पे उनको मराद ला के देते हैं जिससे उनको भी फ़ायदा होता है और उनको भी फ़ायदा होता है मालकान को। बट वही आई मीन व्हाटएवर इज द रीज़न, आई फील लाइक जब आपकी ऑडियंस ही नहीं होगी, और बट आई थिंक वो सूनर लेटर वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो बिजनेस मॉडल का मतलब कब तक ये चीज़ सस्टेन कर सकते। और जैसे आपने शुरू में बात की, मुझे भी नहीं लगता कि जो लोग अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं जिनका स्टार्ट है, आई डोंट थिंक टीवी उनके लिए फ्यूचर में मतलब कोई बेहतर चॉइस है अगर वो करना चाहें तो। लेकिन मेरा एक सजेशन है जो भी आना चाह रहे हैं ना, देखिए जर्नलिज्म तो है ही आपका, ये समझ लें पैशन का काम है। मतलब अगर आप समझें कि बाय चॉइस आ रहे तो आप आइए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार 9 to 5 जॉब है, तो भाई माजरत के साथ इसमें हम 15-16 घंटे भी काम करते हैं और हमें मज़ा आता है इस काम में। और दूसरी बात देखिए, एकदम ही आके ना अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते आप। आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए, आपको सीख अच्छी बात है, लेकिन आप जब थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में जाकर रगड़ा खाएं, थोड़ा सीखें, थोड़ा मार खाएंगे तो सीखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एथिक्स है क्या। देखिए वहाँ कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी होंगी वो, लेकिन एथिक्स तो आपको वहाँ से सीखते हैं ना। तो आप ये बात ठीक है कि आपको आगे चल के आप 1-2 साल के बाद आपको लगता है कि हाँ यार अब मैं कुछ बेहतर हो गया हूँ, तो अब वहाँ से निकल कर अपना काम शुरू कर दें। और जो बहुत सीनियर है जाहिर सी बात उनको तो आ जाना चाहिए इस फील्ड में अब तो। अच्छा, बट वैसे इंटरेस्टिंग सी बात है कि आप न्यूज़ का काम करते थे लेकिन मोस्टली अभी फूड का सीन आपने कवर किया, तो वो स्विच कैसे हुआ? अच्छा, मैं बहुत फूडी इंसान हूँ ना। मतलब मैं ये समझ लें कि मतलब शायद किसी को अजीब सा लगे कि मुझे ना वैसे ही, क्योंकि कराची के अंदर से सबसे पहले मैंने किया बिरयानी को एक्सप्लोर किया। जहाँ बिरयानी मिलती है, सुबह 6 बजे, रात 3 बजे, रात 12 बजे, मतलब मुझे सारी बिरयानी पता है। बिरयानी को एक्सप्लोर क्या मतलब? बिरयानी की बहुत सारी 50-60 जगहों को मैंने कम से कम अब तक कराची में बिरयानी दिखा चुका हूँ। 50-60 बिरयानी है मुझे याद। और सारी मतलब सबके टेस्ट आप अलग अलग बता सकते हैं? हाँ बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे बिरयानी बनाने का शौक है, पकाने का भी शौक था। मतलब मैं जब चैनल्स में काम करता था तो मतलब सॉरी नहीं, एक सेकंड भाई, एक बिरयानी दूसरे से अलग कैसे हो सकती है वो मैं समझ जाता हूँ। बहुत अलग नहीं होती, लेकिन कुछ जायके अलग होते हैं। मसलन मतलब जैसे अगर खतरी बिरयानी है उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है। नल्ली बिरयानी है उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है। गोल्डन बिरयानी है, वो बिरयानी नहीं है लेकिन उसका स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। तो हर बिरयानी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, अपना अपना जायका है। अपना ज़ाफ़रानी बिरयानी है, फिर इसी तरीके से दीगर बिरयानी है, तो आपको वहाँ से मज़ा आता है। अच्छा, बिरयानी से मुझे याद है, इससे पहले कि आप मज़ीद बिरयानी का पोस्टमार्टम करें, मुझे सॉरी जो इस्लामाबाद वाले कुछ दोस्त हैं, माजरत के साथ, मैं जब पहले इस्लामाबाद गया तो सबसे पहले बहुत अरसे पहले की बात बता रहा हूँ प्रोफेशनली, तो उन्होंने कहा हम आपको बिरयानी खिलाते हैं। और जो बिरयानी वहाँ पे आई ना, वो कराची वाले दूर दूर तक उसको बिरयानी का बेबी नहीं। इज दैट ट्रू कि वो पुलाव को बिरयानी कुछ, या आई एम सॉरी इस्लामाबाद वाले कोई है, बट मैं इस्लामाबाद वाले नहीं, मतलब सारे ही तकरीबन लाहौर वाले। मैं लाहौर में एक बिरयानी वाले के पास गया, वकास बिरयानी, 400 रुपये की बिरयानी, कराची की लाश बहुत महंगी थी वो, लेकिन वो बिरयानी नहीं थी, वो एक पुलाव, अच्छा पुलाव था, मैं ये नहीं कह रहा बुरा था। देखिए बिरयानी पुलाव का अपने अपने जायके हैं ना। मतलब बिरयानी ये है, पुलाव भले ये है, मतलब हम ये नहीं कह रहे पुलाव बहुत नीचे है, लेकिन पुलाव का अलग है, अपना जायका। बिरयानी से आप नहीं जीत सकते। मतलब कि कराची वाले बिरयानी के लिए जान भी दे सकते हैं भाई। सो आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया। वो आप पॉइंट बता रहे थे कि न्यूज़ से फूड पे कैसे आप वो टेस्ट आपको डेवलप। मैं फूडी था, मतलब मैं घूमते रहते थे गली में, हमारा काम ही यही था, तो हम वहाँ खाना खाया, यहाँ खाना खाया, तो मैं फूडी तो मैं पहले ही से था और पकाने का भी शौक था। तो मुझे लगा यार ये ज़रा इंटरेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर काम कर सकता हूँ। जब मैंने काम शुरू किया, व्यूज़ आना शुरू हो गए, लोगों को मज़ा आया कि यार आप अच्छे तरीके से बताते हो, एक्सप्लेन करते हो। तो जब व्यूज़ आते हैं तो फिर आपको पता है ना कि लोग मोटिवेट होते हैं। हाँ, मोटिवेट होते हैं। तो फिर उस तरीके से हम काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए यानी दोनों को थोड़ा कंपेरिजन कर लेना कि यूट्यूब में मैं अभी भी मेरा फूड सबसे बड़ी नीच, मोस्टली फूड, हाँ, लेकिन फेसबुक पे मेरी नीच रिपोर्टिंग है। अलग अलग चीज़ें होती, और यूट्यूब पे वो रिपोर्टिंग इतनी खास नहीं चलती, ताकि दोनों जगह की एक चीज़ बात है। तो फ़र्क ये आ गया कि ऑडियंस का फ़र्क आ गया कि वहाँ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा चूज़ी है यूट्यूब की। और आप, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि आपको पता चल जाता होगा कि यार ये यूट्यूब का फॉलोअर है या फेसबुक का,
क्योंकि यूट्यूब वाला जिस तरह आपसे मिलता है ना, जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई आपसे मिला आके और गले मिल जाएगा आपको, वो आपकी वीडियो स्पेशली जाके देखता है। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा टाइम लगाता है, हार्डकोर फॉलोअर्स फॉलोअर्स होता है आपका। और फूड के ऊपर ये है कि एक तो मज़ा आता था, फिर दूसरी बात पैसे अच्छे मिलते हैं, आरपीएम अच्छा मिलता है आपको फूड पे, फिर आपको प्रमोशन अच्छी मिलती हैं। हाँ। तो इस वजह से काम शुरू करते गए, अल्लाह ने हाथ पकड़ते गए, और उसमें बहुत सारी, फिर मैंने कराची के स्ट्रीट फूड को कवर किया। मैंने ये सोचा, मैंने सबको एक एनालाइज किया कि कराची में क्या क्या काम हो रहा है फूड के हवाले से। तो वो साफ़ी तो थोड़ी सी आदत तो होती है रिसर्च करने की। मैंने देखा कि स्ट्रीट फूड के नाम पे तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड पे काम कोई नहीं कर रहा। तो मुझे जो पता था कि जो स्पॉट थे जो हम घूमे हुए थे, मैंने क्या किया, उसके साथ में सारे स्पॉट्स पे पहुंचा कि यार ये किलेजी बहुत मशहूर है, यहाँ पर जो पुलाव मिलता है 20-40 रुपये का, 50 रुपये का। अच्छा, लोग सस्ता अच्छा खाना मांगते हैं, सफाई का थोड़ा सा फ़र्क आता है, ऐसी बात है, लेकिन लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। देखिए ना, अगर आप 100 रुपये में कोई खाना खा लेता है कराची के अंदर, वो बोलता है बेहतरीन हो गया यार, अच्छी जगह आपने बता दी। अब आप उसको 500 वाली जगह बताएंगे ना, तो शायद उसका इंटरेस्ट वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यही कि लोगों की जेब में इतना पैसा नहीं है। और कराची वालों के पास आफ्ताब भाई खाने के अलावा तफरी भी नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही तफरी है, वो है खाना। हम जाए, हमें क्या करना है यार, अच्छा खाना मिल जाएगा, थोड़ी गपशप लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पार्क्स नहीं है हमारे पास, हम कहीं जा नहीं सकते, आज़ाद घूम नहीं सकते। मैं आपसे पूछने वाला था कि ये बताएं कि आपका मोबाइल अभी तक है आपके हाथ में? अभी तक हाँ, अल्लाह का शुक्र है, दोनों हाथ में है मोबाइल। दो रखिएगा, एक देने के लिए वो इसीलिए रखे दोनों। हाँ बस। अच्छा, उसी से मुझे याद आया, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपको भी पता है। आई want to know the full story, क्या हुआ? I will let you explain. हमने तो सबने देखी, बल्कि अभी मैंने रिसेंटली देखी, और that is a tragedy about कराची कि आप सुबह से शाम तक काम करने वाले जो कराची के हालात बताने वाले हैं, उनकी हालत ऐसी है। तो बाकी बट आई एम सॉरी, आई लेट यू एक्सप्लेन कि वो क्या हुआ, क्या सारा सीन था उस वीडियो के पीछे, क्या कहानी है, ज़रा बताएं। देखिए, क्योंकि वो एक रिपोर्टर होता है ना, आप सोचते हो कि यार उन लोगों को प्रमोट किया जाए जो अच्छा काम करे। खातून थी 60 साल, जिसके हलाल कमा रही है बड़ा अच्छे तरीके, ज़बरदस्त, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, ये तो चलानी चाहिए। तो हम उसकी कवरेज कर रहे थे, और बस हमने देखा कि बस वो कुछ लोग जिस तरीके से आते हैं वारदात करने के लिए, 2 मोटरसाइकिलों पे 4 मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने आके हमसे सामान छीना, 2 चैनल्स और खड़े थे, उनसे भी कैमरे वगैरह छीने। और ये बात हो रही है राशिद बिनास रोड की, क्योंकि आप कराची के शहरी, आपको पता है कि राशिद बिनास रोड यूबीएल कॉम्प्लेक्स की तरफ कितना रश होता है, कितना क्राउडी जगह, मेन रोड की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ से वो उन्होंने दिन दिहाड़े हमें लूटा, मजे से चले गए। उसके क्या क्या छीन के चले गए आपके पास से? देखिए, तमाम सामान चले गया था। सिर्फ और सिर्फ घर में ड्रोन पड़ा था और एक रोनिन पड़ा था, बस। बाकी जो बैग के अंदर था, क्योंकि उसमें एक मुझे बड़ा इंटरव्यू करना था, तो मैं इसलिए उसको DSLR भी उस दिन लेके निकला था कि मैंने एक इंटरव्यू करना है। तो मामून में लेके नहीं निकलता था हालात की वजह से, लेकिन उस दिन बस। लेकिन ये हुआ कि सामान मिल गया, अल्लाह का करम है, दुआओं से बहुत सामान मिल गया। लेकिन सामान मिला किस तरफ था भाई, ये बड़ी बात है ना। देखिए, मैं सहाफ़ी हूँ, प्रेस क्लब पीछे खड़ा हो गया, सहाफ़ी तंजीमें खड़ी हो गई, तमाम मीडिया पे मेरी बातें चलना शुरू हो गई, लोग सारे हमदर्दी आ गए, सियासतदानों के बयानात, हुकूमत ने IG ने एक्शन ले लिया, वो प्रेशर होगा। एक आम आदमी के लिए कोई करता है बात? एक आम आदमी थाने के बाहर जाके FIR तो कटवा के दिखाए। हम 8 अफराद थे जिन्हें लूटा गया था। पता है आपको FIR कितने इन्होंने कटवाई थी? सिर्फ 3 है, क्योंकि वो तीनों साफ़ी थे। बाकी जो 5 अफराद थे ना, वो घर चले गए थे, उनको पता था कि कुछ नहीं होना उनका। देखिए, उनको पता है ना कि जब यहाँ पर कुछ होना ही नहीं, तो मैं आगे आपको जब आप FIR करवाने जाते हैं, जैसे जिस माहौल में आप रहते हैं, वहाँ आपको पुलिस से डर नहीं लगता। वो आपको लगता है कि आपकी हिफाजत करेगी, वो खुद आपके पास आते हैं आपकी बात सुनते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर डर लगता है यार, मैं थाने गया, मेरे कोई गले ना पड़ जाए, कोई ऐसा ना हो जाए कि मैं जाऊँ कुछ नेकी करने के लिए और पता चला जो मेरे पास सामान था वो भी चले गया। तो वो इसलिए वो इतना आपको जलील करते हैं ना। हमारे जो कवानीन बने हैं ना, माजरत के साथ, वो इंसानों को इतना, पाकिस्तानियों को जलील करने के लिए बने हैं ना, कि अगर आप ईमानदारी के साथ, यानी कानून आपको इंसाफ देना भी चाहे, मैं जो बात कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ पुलिस काम करे, इंसाफ देना चाहे, आपके कवानीन इतने पेचीदा है कि बंदा जलील ख्वार हो जाता है। क्योंकि बनाया इस तरीके से गया है कि एक आम आदमी को इंसाफ इतनी ताख़ीर से मिले और इतना उसको रुलाया जाए कि वो बोले भाई माफ़ कर दे, मुझे इंसाफ ही नहीं चाहिए। तो आपसे छीनने के बाद आपका सामान कितने दिनों बाद रिकवर हुआ? और तकरीबन महीने के अंदर आ गया। तकरीबन 1 महीने। तो वो कुछ कहानी आपको पता चली, किस तरह पुलिस ने किस तरह पकड़ा, कैसे इन्वेस्टिगेट किया, कौन लोग थे वगैरह वगैरह? अच्छा, उसकी मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड पूरी कहानी बताऊंगा, क्योंकि वो उसका जो वर्जन थोड़ा सा अलग है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये है कि पुलिस ने एक जगह कार्रवाई की, एक मार्केट में सामान बिक रहा था, और वहाँ से मुखबरी मिली, वहाँ से उन्होंने बंदों को उठाया और सामान मिल गया। ये अच्छी बात हो गई हमारे लिए। बस अब ये देखिए ना, अभी साल शुरू हुआ है ना, कोई 8 से 10 अफराद डकैती मज़ाहमत में मारे जा चुके हैं।
राइट। और पिछले साल कोई 60 से 70 अफराद डकैती मज़ाहमत में मारे गए। ये शहरी जो जिनके जो कराची की विक्टिम्स बात, होते सिर्फ हैं, कराची की हाँ, बात कर रहे हैं, जख्मियों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, Right. लूटने वालों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ 60,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं आपको कराची के अंदर, लूट मारी के, डकैती yeah, के, yeah, it's चोरियों bad, के। yeah, तो ये हालात बहुत बुरे। अच्छा, मसला होता क्या है, देखिए हमारे यहाँ जो पुलिस है ना, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर आप इनके वजीरों को ये बात कहें ना, तो वो एक मिसाल देते हैं, लाहौर के हालात देखें, लाहौर में ज़्यादा हो रहा है, लाहौर में रिपोर्टेड केसेस ज़्यादा है शायद, लेकिन वो हीनियस क्राइम नहीं है। और दूसरी बात, कराची में तो रिपोर्ट ही नहीं होता ना, रिपोर्ट केस। नहीं होते, सही बात है। मतलब ये 10% भी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। Right. कौन सा इलाका है जहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं होती? जब मुझे इलाके से याद आई एक बात कि मतलब हम कराची बहुत बड़ा है, लेकिन कराची में भी 2 निज़ाम है। आपने जैसे आप अमेरिका में रहते हैं माशाल्लाह से, आपको वहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई बाउंड्री है कहीं पर, ये निज़ाम इनके लिए, एक निज़ाम दूसरे शख्सों के लिए, एक दूसरे कौम के लिए, दूसरे अफराद के लिए। कराची में है ना निज़ाम। मलीर कैंट के अंदर मैं अपना मोबाइल लेके घूमूँ, कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं छीनता। नेवल कॉलोनी के अंदर लेके छीनूँ, घूमूँ, कोई नहीं छीनेगा। क्यों? वहाँ पर सिक्योरिटी है। कोई अपनी सिक्योरिटी। तो मतलब मलीर कैंट वाले का उतना ही शहरी है पाकिस्तान का, उतना ही यहाँ के जितना मेरा भी है। तो मुझे भी उतनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मुझे भी इतना तहफ़्फ़ुज़ हो कि मैं मोबाइल लेके घूमूँ तो मुझे ये खतरा ना लगे, डर ना लगे। लेकिन मसला ये है कि देखिए 2 कवानीन बना दिए गए यहाँ पर कि एक तो वो है कि जो कॉलोनियों में रहते हैं बड़ी बड़ी, आप इन्हें आप कुछ भी कहें तो उनके लिए कवानीन अलग है, उनकी सिक्योरिटी अलग है, उनका प्रोटोकॉल अलग है। एक है हम जैसे लोग जो रोड पे लुटते हैं, मरते हैं, ज़रा सी मुज़ाहमत करे गोली मार देते हैं। और देखिए ना मसला क्या है, देखिए आफ्ताब भाई, किसी को गोली मारना कोई आसान काम नहीं है। मैं अगर किसी को गोली मारता हूँ ना, मुझे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके। Right. लेकिन क्या है, मुझे पता है यार, मुझे कोई पकड़ेगा ही नहीं है आगे, मुझे पता है मेरे पीछे कोई आएगा ही नहीं, आ भी जाएगा तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं जो पकड़ भी लिया मैं छूट जाऊंगा, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम में यही होता है। तो मुझे पता है कि जब मेरा कुछ नहीं होना तो मैं दीदा दिलेरी से सारे काम करूंगा जो नहीं करने चाहिए। उसकी वजह क्या, मुझे शे मिल गई है, मुझे पता है क्या मेरे पीछे लोग खड़े हैं, मुझे पता है कि मैं किसी को लूट लूँ, मार लूँ, कुछ भी कर दूँ, किसी के साथ कुछ जो करना चाहूँ, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। तो ये हालात लाकानूनियत है इस मुल्क के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर मादरत के साथ इतनी है कि अगर आप अपना घर छोड़ के जा रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं पता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि उनका घर वापस उनको मिलेगा भी नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट आपके पास असली होंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अदालतों में आपको इतना रुलाएंगे ना और उतना धमकाएंगे कि आखिर में आप बोलोगे यार जान से बढ़कर कुछ नहीं है भाई, छोड़ दो ये घर, छोड़ दो, चलो बस खत्म। तो आपके केस से जो रिकवरी हुई, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी एग्जांपल, कोई ऐसी चीज़ आपको सीखने को मिली कि जैसे आम शहरी भी अगर उसको करें, या वो जैसे आपने एक मिसाल दी कि 8 लोग थे उसमें से सिर्फ 3 ने ही रजिस्टर कराई, बाकी 5 ने तो कराई नहीं। अगर वो शायद अकेले 5 होते तो केस ही वहाँ मुक जाता। तो आपके केस में कुछ पता चला कि भाई क्या अगर प्रेशर ज़्यादा डाला जाए पुलिस पे, या ये फलाना चीज़ें की जाए तो होप है कि चीज़ें मिल जाएंगी आपकी और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी? सब पता होता है उनको, ये मालूम होता है कि उनके एरिया का गैंग कौन सा है, कौन से लोग यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, और ये उनके एरिया से, उनके इलाके से कौन लोग दूसरे इलाके में जाके कार्रवाई करते हैं, सब पता होता है पुलिस वालों को। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मालूम हो, सबको मालूम है, या तो कुछ अपनी वजह से, माली मामलात की वजह से, या कुछ सियासी प्रेशर की वजह से वो कार्रवाई नहीं करते। अगर पुलिस को देखिए इस वक्त शहर के अंदर कोई आप लगभग 60,000 कहते हैं पुलिस एहलकार है कराची के अंदर, लेकिन उसको आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। 124 आपके तकरीबन थाने हैं लगभग, और उसमें अगर आप 3 शिफ्टें करते हैं ना 8-8 घंटे की, फिर उसमें से कोई 25,000 से ज़्यादा VIP प्रोटोकॉल पर है, 20 से 25,000। ओके। तो आपके पास तकरीबन आधे से ज़्यादा तो वहाँ चले गए। और उसके बाद फिर आपके पास बचते हैं कि फिर कोई रिजर्व में भी होंगे, कोई अंदर जो स्टेशन के अंदर भी काम करते हैं। तो जो बाहर काम करने के लिए बहुत कम तादाद फोर्स है आपके पास। पुलिस वालों का ये शिकवा बिल्कुल जायज़ होता है, मगर ऐसा नहीं कि वो कार्रवाई नहीं कर सकते, कार्रवाई करना चाहे। देखिए ना, कराची के अंदर एक एरिया है, एक इलाका है जिसे हम कहते हैं अफगान बस्ती, वहाँ कोई नहीं जा सकता। तब कराची में हम सुनते थे ना MQM हकीकी के टाइम पे, नो गो एरियाज, नो गो एरियाज, लेकिन अभी भी कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ना पुलिस, ना रेंजर्स, ना दीगर कानून नाफिज कायम करने इदारे जा सकते हैं, नहीं जाते। उनको पता है कि जाएंगे हम पर हमला होगा, हमारी जान खतरे में आएगी, क्योंकि उनके पास बहुत असला है और उनके पास शायद पैसा भी बहुत है, क्योंकि वो पैसा देकर मुठ्ठियाँ बंद करके लोगों को काम करते हैं। और ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं वो इन इलाकों से ज़्यादातर लोग निकलते हैं और उन इलाकों में चले जाते हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं तमाम कौमियत के अंदर ज़्यादा लूटने वाले, मगर जो बड़ी तादाद है जिन्होंने मुझे लूटा वो भी अफ़गानी थे, अफ़गान कौम थे। मतलब पूरी कौम को आप नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे ज़्यादातर लोगों से बात करो ना तो वो ये कहते हैं कि यार
अफगान गैंग ने मुझे लूटा, अफगानी थे, तो ये बाहर से आए हुए इलीगल लोग हैं, गैर मकामी लोग हैं, वो आके हमें लूटते हैं। और कराची वाला जो मेहनत से कमाता है, देखिए कराची वाला कितना भी होगा ना, आप कराची वाले हो, आप कराची वाले से मुराद ये है कि जो कराची में रहता है, उर्दू आप वो मैं उर्दू स्पीकिंग, लेकिन जो पंजाबी पठान है वो कराची वाला है, तो वो बेचारा मेहनत करेगा, वो रिस्क हलाल कमाएगा, वो चोरी नहीं करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा, वो किसी को मारेगा नहीं। वो और इस बात पे मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है, देखो, और अक्सर औकात पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, कि क्राइम को लोग एक ख़ास किसी कौमियत से, कभी कभार फाइनेंशियल स्टेटस से व्यू कर दे कि जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ भी क्राइम, ये बात भी मेरी नज़र में कोई वो नहीं है। मैंने जितने भी गरीब लोग देखे हैं ना, और बहुत सारे देखे हैं, वर आई ग्रू अप नॉर्थ कराची में, मोस्टली लोग गरीब होते हैं। 99.9% लोग जो है ना लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, वो भी अपनी अच्छी, वो किसी के अंदर क्राइम का इशू नहीं है, ठीक है ना। क्राइम का मसला वैल्यू सिस्टम से, आपने अपने घर में वैल्यूज़ अच्छी दी है ना, तो गरीब लोग आधी रोटी खा के भी जो है ना, किसी का लूटना नहीं है, ये बेसिक वैल्यू है, ये हर किसी को पता होनी चाहिए। इसका फाइनेंशियल स्टेटस से कुछ वो नहीं है, दुनिया में हमसे भी ज़्यादा गरीब किस्म की कौमें रहती हैं, तो क्राइम का ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि जी आप गरीब हैं तो फिर क्राइम करना शुरू कर दें, एक बात। दूसरी बात ये कि आई अंडरस्टैंड, वो पॉलिटिकल हर किसी के एक वो हैं, चाहे आप इसको किसी कौमियत के नज़रिए से देखें, किसी से भी, बट इवेंचुअली बात इस पे आती है कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट क्या कर रही है। लाइक यू सेड कि अगर करना चाहें तो आप ओवरनाइट ना सही, इसको चंद हफ्तों में काफ़ी हद तक नीचे, अनलेस आई एम मिसिंग समथिंग, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये हो सकता है। और पूरे दुनिया में अगर क्रैक डाउन सही तरीके से ये इनके ख़िलाफ़, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के ख़िलाफ़ किया जाए, तो हो सकता है। क्यों नहीं होता कराची में या बाकी शहरों में पाकिस्तान के, दैट्स अ डिफरेंट रीज़न, बट ये अफसोस वाली बात है कि लोगों को पता है कि आप कर सकते हो, फिर भी नहीं कर रहे। आप अमेरिका कब गए थे, मुझे बताएं, कौन से साल में गए थे? तो 2011। जिस साल आप गए उससे पहले भी और उसके बाद कई साल तक, यानी 2014-15 तक, जब ऑपरेशन कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, तो आप सुनते थे ना कि 150 लोग दिल्ली के मर रहे हैं। मैं नया फील्ड में आया था, नाइट ड्यूटी थी डॉन टीवी के अंदर, और हमारा काम ये होता था कि फला मोर्चरी चले जाएं, वहाँ इतनी लाश आ गई, वहाँ से बॉडी आ गई, वहाँ से बॉडी आ गई, यहाँ से लाश मिल गई, वहाँ से लाश मिल गई, ईदी के बार बार मैसेजेस। तो देखिए हमने वो दौर भी देखा है ना। बात वही आपकी बात की नीयत, अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि आपके क्राइम तो दुनिया भर में, लेकिन जो क्राइम का रेशो कराची के अंदर है वो कहीं और नहीं है। देखिए लाहौर में भी क्राइम होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा ना लाहौर हम साले मजाक उड़ाते हैं हमारा इस चीज़ के अंदर ना। मेरा एक दोस्त में जाके स्टे किया लाहौर के अंदर, तो मुझे रात के कोई 12 या 12:30 बजे ना वो एक ATM में लेके चले गया, सिर्फ तफरी के लिए। आप सोचिएगा ना, उस शख्स ने पैसे निकालने हैं। मैं बोला क्या कर रहा है यार, पैसे क्यों निकाल रहा है भाई, रात का ATM है यार, सुनसान पड़ा हुआ है बिल्कुल, यहाँ बंदा ना बंदे की ज़ात। अब हमारी तो मेंटेलिटी कराची वाली है ना, क्या वो बोला कुछ नहीं होता यार, मैं रात के 2 बजे ही पैसे निकाल के जाता हूँ। वो गया पैसे निकाल के लाया, उसको पता था ना कि मेरे पीछे मेरी रियासत खड़ी है, वो इंतज़ामिया खड़ी, उसको एक था कि मुझे पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हम दिन के अंदर भी कराची के अंदर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि दिन के अंदर भी कराची के वाला कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर सन्नाटा हो, वहाँ के ATM से पैसे नहीं निकालता। वो कोशिश करेगा कि यार जहाँ रश हो ना वहाँ के ATM में जाऊँ, मैं किसी मॉल में जाके पैसे निकाल लूँ। उसकी वजह ये, उसको पता है कि यार लूट लेगा कोई आकर, सारी तनख्वाह छीन के ले जाएगा। तो ये खौफ है ना, ये खौफ की वजह से मैं आपको अपनी साइकी बताऊँ, मतलब 2 से 3 बार मैं लूटा हूँ ना, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, अच्छा उससे पहले जो मेरा कैमरा छीना, उससे 2 महीने पहले मेरा मोबाइल भी छीना गया है। मोबाइल का शोर इसलिए नहीं बचा कि हम आदी हो गए। हाँ, हमने सोच लिया कि यार ये हमारी जान का सदका है, ये माल उन्हीं का ही है, उन्हीं को देना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बात जब बहुत ज़्यादा लूटते हो ना, कराची वालों की अक्सरियत, सिर्फ आपने क्या कर रहे हैं, आपने एक मोटरसाइकिल लेनी है, 2 बंदे बैठाने, और किसी के पास जाके आपने देखे होंगे प्रैंक्स, तो जाके रोक दे, वो डर जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ अभी भी होता है, क्योंकि कोई आगे उसे यूँ देख लेना, मतलब मैं हाथ में हिल जाते हैं, क्या यार कुछ गया क्या। क्योंकि उसकी वजह है कि हम इतने लूटे जा चुके हैं, हमारे साथ इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि अब हम हर शख्स से डरते हैं। आप मुझसे डरते हैं, अब मैं आपसे डरता हूँ। मुझे लगता है आप मुझे लूट लेंगे, आपको लगता है मैं लूट लूंगा। तो आपने हालात ही इस तरह के छोड़े कि कोई भी शख्स महफूज ही नहीं है यहाँ पर। और देखिए कराची के हवाले से ना, अब माजरत के साथ, कराची ना अब गवर्न नहीं हो सकता, इतना बड़ा शहर नहीं होता। आप देख कर आए वहाँ पर इंतजामी तौर पर मामलात, इतने बड़े शहर को आप चाहकर भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इट्स लाइक इट्स I'm sorry, like I see things, मैंने बीच में भी शायद पहले किसी वीडियो में कहा था, the way I look at it, it's beyond repair.
आई मीन आई डोंट नो कि क्या ऐसा कोई मौजज़ा होगा कि जिससे इसका रिपेयर, तो मतलब हम तो वो जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं ना कि मतलब ऐसा, वो तो दूर की बात है। इवन मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि क्राइम आपका इस लेवल पे आ जाए कि एटलीस्ट लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल ये बिल्डअप हो जाए कि अगेन आपकी वाली बात कि एटलीस्ट ATM से पैसे निकालने लगें, या सड़कें ऐसी हो जाएं कि भाई सुकून से आप काम पे जा सकें, वापस आ जा सकें, या बाकी जो दूसरे मसाइल है कराची के, मतलब बड़े बड़े रोज़गार की है वो इतने। और अगेन जब बारिशें होती हैं तो हमें पता चल जाता है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। मैं उसको डिसेंट लेवल पे भी जो लाने का ख्वाब जो है ना, आई एम सॉरी, आई मीन आई वुड लव टू सी माई सिटी गो बैक टू एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। देखिए फंड्स नीयत अमेरिका वाली ले आए ना, तब भी आपको 10 साल लगेंगे कराची को सुधारने में। तो समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? यानी हमारे हिसाब से तो ये 100 साल तक भी नहीं सुधरने वाला, जो हालात कर दिए And गए it's ना। sad, it's sad. I mean, दर्द होता है ये सब कुछ देख के, लेकिन क्या करें, नहीं मिलती उम्मीद कहीं से। आप दिखा दें कि I'd love to see it, लेकिन कहीं से नजर नहीं आता कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात सच है। हाँ। कि मतलब मैं इस तरह की वीडियोस बनाता इस वजह से नहीं हूँ कि लोगों में ना बड़ी वो ज़्यादा ना बहुत मतलब कह लें मायूसी फैलती है, लोग परेशान है और मजीद परेशान होते हैं। लेकिन हकीकत यही है, आप हकीकत से पर्दा नहीं Exactly, आप कितना आंखें नहीं बंद कर सकते। प्रॉब्लम को, वो कहते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आप तब सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक आप उसको रिकग्नाइज ना करें। अगर आप रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो आप उसमें कैसे वो करेंगे? और इवेंचुअली मैं आपको बताऊं, रियलिस्टिकली होगा यही जो पूरी दुनिया में होता है। अगेन कराची इज़ नो एक्सेप्शन। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपनी लाइफ को अपग्रेड करना, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ईजीली इस शहर से मूव आउट होना या बाकी जगहों पे, बाकी मुल्कों में जाना, ये ट्रेंड चलता रहेगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगेन इट्स ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द, जो लोग नहीं कर सकते वो बेचारे कुड़ेंगे, वो मरेंगे या वो तकलीफ़ में रहेंगे और इवेंचुअली कंप्लेंट्स रह जाएंगी, और यही अनफॉर्चुनेटली स्टोरी होगी। और अगेन इसमें कोई मतलब और क्या पॉजिटिव इस पे हम लोगों को वो बात दिखाएं। अब साहब भाई मसला ये है कि देखिए प्लानिंग भी कभी नहीं की ना हमने कि आगे 50 साल के बाद होना क्या है। राइट। हमने आप कंक्रीट का जाल बिछा दिया शहर के अंदर। हमें देखिए शुरुआत करें, आप सिक्योरिटी ख़रीदते हैं कि घर के बाहर सिक्योरिटी खड़ा करेंगे या गली के अंदर। पीने के लिए पानी, इस्तेमाल करने के लिए पानी खरीदते, पानी नहीं आता। बिजली तो आपकी है ही महंगी, चले जैसी भी होती है, जितनी भी आती है। गैस खत्म हो गई है, गैस गायब इस बार तो हो गई नहीं है। हाँ। नहीं मिल रही कराची वालों को, कहीं पर भी नहीं मिल रही। तो आप गैस के सिलेंडर खरीदेंगे तो, और तालीम आप वैसे ही खरीदते हैं, कई सालों से आप खरीदते हुए आ रहे हैं। सेहत का भी यही मामला है। तो बचा क्या? एक देखिए रियासत की जिम्मेदारी क्या होती है। मैं बायसे थे, आपको टैक्स देते हैं आप अमेरिका में, तो आपको पता होगा ना कि मुझे रियासत इस टैक्स के बदले ये चीज़ें फराम करेगी, मेरी ये सिक्योरिटी होगी, मुझे सेहत मिलेगी, तालीम मिलेगी। ये आपका हक है बतौर इंसान। देखिए हम क्योंकि आपके यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो बड़े अलग तरीके से होंगे ना, वहाँ पर ये मसला ही नहीं होगा कि तालीम कौन दे रहा है, ये नहीं दे रहा, आप कुछ और सोच के वोट कर रहे होंगे। हम तो सिर्फ इसमें फंसे हुए हैं कि यार पानी कौन दे देगा हमें। मतलब अगर इस वक्त कराची में से कोई वादा कर ले कि वाकई कराची वालों को पानी पीने का दे दे, सारे कराची वाले उसको वोट दे देंगे। अच्छा आफ्ताब भाई, आपसे अब मैं भी एक सवाल कर लूँ आपसे? बिल्कुल करें यार। अच्छा, आप अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकन कम्युनिटी गोरा वाइट हमें किस तरह से जज करता है? मतलब वो पाकिस्तानियों को क्या सोचता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ना हमारे खिलाफ है, बस हम बस पाकिस्तानियों को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हमें तो साजिशें हो रही हैं, बस हमें ऐसा लगता है कि हम सारी दुनिया का ठेका हमने लिया हुआ है बस, और हम सबसे ज़्यादा काबिलियत वाले हैं। तो आप बताओ ना, क्या वाकई में ऐसे? यार देखो, मैं अपना अगेन दो पर्सपेक्टिव, एक तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, और बाकी जो एक जनरल बात। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है पिछले 10-12 सालों में, कि वहाँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, यूके यूरोप की मैं बात नहीं कर रहा। अमेरिका में आपको कॉर्पोरेट दुनिया में या वैसे भी आपको जज किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है ना, एज एन एम्प्लॉई या एज अ शॉपकीपर या कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उस पे आपको जज किया जा सकता है, और वो बड़ा आसान तरीका है जज करने का। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या नॉन वाइट हैं, तो और आप किसी मसले में फंसते हैं या आपके ख़िलाफ़ कोई कोवर्कर कंप्लेन करता है या बाकी, तो उल्टा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बड़ा केयरफुल रह के उनको आप पे इल्ज़ाम लगाना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ फिर दूसरा मसला है कि अगर कोई बात सही साबित ना हो जाए तो वो फ़ौरन दूसरा उठ के उसके ऊपर रेसिज्म का इल्ज़ाम भी लगा सकता है कि जी मैं बाहर से आया हूँ या फला ये। तो उसके लिए उल्टा उनको एडवांटेज मिल जाता है कि उनके ख़िलाफ़ केस प्रूफ करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये मैंने पर्सनली एक कॉर्पोरेट कल्चर में भी देखा है और बाकी वहाँ पे उसमें भी देखा है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है
तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। और वहाँ पे जो सक्सेसफुल पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी बिजनेस कम्युनिटी है, उनसे आपको हज़ारों की तादाद में मिलेंगे जो वहाँ से कुछ लेकर नहीं आए और आज मिलियनेयर्स हैं, लिटरली मिलियनेयर्स हैं। तो कुछ किया है उन्होंने तो बने हैं ना। अगर आप जो किसी ने कुछ नहीं किया और आखिर में ये लेके बैठ जाए कि जी हमारे खिलाफ तो साजिश हुई है कुछ नहीं, तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको पता है कि आपकी प्रोडक्ट बोलती है, उनको आपके किरदार से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। आई डोंट गिव अ क्रैप वेयर यू कम फ्रॉम। अगर आपकी प्रोडक्ट से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, आपकी सर्विसेज से मेरी ज़िंदगी बेहतर, दैट्स ऑल दैट मैटर्स देयर। और यही आई थिंक पूरी दुनिया में भी है, जहाँ पे भी जो डेवलप कंट्रीज हैं, जहाँ मेरिट होता है, मेरिट बेस्ड, यस। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैं जब स्टूडेंट वीज़े पे होता, आप बड़ी ऑड जॉब भी करते हैं ना। मैं किचन पोर्टर की जॉब करता था ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, यूके में, लंदन में। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक कंपनी थी जो कंपनी से नहीं रेंट करती थी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी यूरोप्स के अंदर बड़ी। तो वहाँ पर कोई मीटिंग रूम थे, कॉरिडोर था, मैं किचन पोर्टर था। वहाँ पर मैंने देखा लाइन से रूम्स ही बने हुए, मीटिंग रूम छोटे छोटे, 3 के, किसी के 5 मीटिंग्स के पर्सनस के। तो मैं चलता जा रहा था। अब मैं कोई 15 साल पढ़ने की बात कर रहा हूँ, जब उसमें बच्चा ही होगा तकरीबन, टीनेज था। तो अपने मतलब आप स्टाइल में जा रहे हो बस। मैंने देखा कि आगे कंपनी का CEO, क्योंकि मैं जानता था उसको, वो मेरे लिए गेट खोल के खड़ा कॉरिडोर का, और मैं कोई 20 कदम उससे पीछे हूँ। मैंने देखा CEO गेट पकड़ के खड़ा है एक किचन पोर्टर के लिए, एक आम मतलब कुछ भी नहीं था मैं तो वहाँ मैं भागता हुआ गया। मैं उसको क्रॉस किया, मैंने थैंक यू बोला उसको। कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान में आपसे कोई हाथ नहीं मिलाता अगर आपकी हैसियत ना हो तो। हमारा माशरा इतना हो गया है, हम यहाँ पर दोस्त उसी को बनाते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। ये बड़ी माजरत के साथ हम बड़े अपने आप को बड़ा अजीम कौम कहते हैं ना, हम अजीम कौम नहीं है भाई। हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, कोई नहीं कर रहा। आप हो कौन, आप कौन सी गिनती में हो? आप तो डिफ़ॉल्ट होने वाले हो यार। अल्लाह आपको पाकिस्तान को बचाए। तो हमारी हरकतें अच्छी नहीं है। देखिए, हम कुरान में भी फरमा दिया था ना, 14 साल मज़हब इस्लाम ने फरमाया कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो हमें हुक्मरान वैसे ही मिले जैसे हम लोग हैं। हम चोरी करते हैं, हम यहाँ पर जो तमाम चीज़ों में, चाहे वो आप कुछ भी काम करें, गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते हैं। मुझे कहीं भी वो शरात रोए का है ना कि शरीफ वही जिसे मौका नहीं मिला। तो हमें जिसको मौका मिला है उसने शराफत छोड़ दी है। उसको जहाँ जिसको मौका मिला, सच में हमें मौके नहीं मिल रहे। बाकी हम बताएं कि हाँ, ये सारे जो ना आसिफ जरदारी पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, या नवाज शरीफ, खुदाई कसम आप हमारे बंदों को लेकर आए इधर, आम पब्लिक को आपको पता चले कि हमें पता चले कि कितना हम काम कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है हमारे आगे। हमें मौके नहीं मिल रहे, हमें सिर्फ मौक़ों की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि हमारे दिमाग के अंदर एक बात बिठा दी गई कि हम सबसे अजीम है, हम बहुत अच्छी कौम है, हम अच्छी कौम बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बन सकते, और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम ही ना करो। मतलब आपको सुबह उठने से कौन रोकता है? सुबह दुकानें नहीं खुल सकती, पर हमारी दुकानें मार्केट 12 बजे 1 बजे खुलती हैं। दुनिया में 6 बजे कारोबार बंद हो जाते हैं। मैं जब स्टडी कर रहा था लंदन के अंदर, 7 बजे मैंने देखा है कि वहाँ पर 7 बजे ट्रेन्स फुल होती हैं, वहाँ पर अंडरग्राउंड ट्यूब्स फुल होती थी वहाँ पर 7 बजे सुबह। यानी वो 7:30 बजे तक अपने ऑफिस में होते थे। उनके ऑफिस 9 बजे खुल रहा है, वो 7-7:30 बजे अपने ऑफिस पहुँच जाता है। उसको पता है कि मेरे पास 2 दिन है सिर्फ इंजॉयमेंट के, हफ्ता इतवार, बाकी मैंने 5 दिन दिल लगा के काम कर रहा है, और अपने काम से प्यार करता है वो। तो उनको पता है ना करना क्या है। हमारी मार्केटें नहीं खुल रही। हमारे यहाँ सरकारी दफातर में आप चले जाएं, सरकारी दफातर का मकसद क्या होता है? मतलब जॉब लेने का सरकारी जॉब का मकसद क्या होता है? मतलब थर्ड प्रोग्राम ना, मतलब यार यहाँ कुछ करना ही नहीं है यार, इसके साथ थोड़ा बड़ा कारोबार कर लेंगे तो ये नौकरी भी चलती रहेगी, कारोबार भी चलता रहेगा, फिर आखिर में जब आप रिटायर होंगे तो पेंशन भी लग जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे। जब हमारी सोच ही यही है तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? और ये सारा पैसा आता कहाँ से? आप ही के फेलो सिटीजन से आता है। तो बेसिकली यू वेस्टिंग दैट मनी। तो बट आपकी वाली बात कि आई थिंक ये जो मेंटालिटी की आप बात बता रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट अ हेल्दी मेंटालिटी कि आप पर्सनल लाइफ में भी और कौमों की लाइफ में भी, कि आपके साथ अगर आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, अगर किसी दूसरे का कसूर भी है, पहली बात तो होता नहीं है जनरली जब प्रोडक्ट बेस्ड या मेरिट बेस्ड चीज़ें होती है, लेकिन अगर कसूर भी है, आई डोंट थिंक इट्स अ हेल्दी मेंटालिटी कि आप हमेशा आउटसाइड फैक्टर्स को ब्लेम करते रहें कि जी फलां ने ऐसा मेरे साथ कर दिया तो ये नहीं हुआ, फलां ने यार आपकी प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है ना,
वो सबसे बड़ा सबूत होती है आपके कैरेक्टर का या किसी का भी। अगर आप प्रोडक्ट अच्छी बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट से मेरी मुराद कोई भी चीज़ है, एज अ कॉम आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एज अ पर्सन आप कोई कम्युनिटी में प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट बोलती है। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी क्रिएट किया ना, लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ़ करेंगे, और तारीफ़ ना भी करें ना तो आपकी प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी आपके लिए अचीवमेंट है। तो वो ये एक लूज़र मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी है कि अगर आपकी कुछ वो नहीं हो, आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहें और प्रोडक्ट आपकी वहीं की वहीं रहे, और उस पर वो आपकी परफॉर्मेंस को कोई लोग प्रोडक्ट बेस पे जज नहीं कर रहे। इसी वजह से हम पीछे हैं आज तक। हाँ, इसी वजह से पीछे है ना, कि हमें लगता है कि हमारे खिलाफ दुनिया साजिश कर रही है पाकिस्तान को ख़राब करने के एंड लिए। इट डजंट टेक यू एनीवेयर। उससे क्या फ़ायदा होता? कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान का पता भी नहीं उन लोगों को कहाँ पर। एक आम अगर गोरे से पूछते हैं ना पाकिस्तान, शायद उनको मालूम भी नहीं होगा। सच्ची बात है कि हमें बात नहीं, अगेन आप, एंड दिस कैन बी प्रूव्ड। मतलब पूरी आप तरक्की किसे कहते हैं? अगर आपको ये कहता है कि अमेरिका ने तरक्की की है या सिंगापुर ने तरक्की की है, फलाना कंट्री ने, तो उनके नंबर्स बताते हैं ना भाई। जैसे बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बताती है स्कूल में कि ये अच्छा ग्रेड है, उसकी शक्ल देख के थोड़ी बताते हैं, उसकी रिपोर्ट कार्ड देख के। आप पाकिस्तान की रिपोर्ट कार्ड किसी भी कंट्री के साथ मैच कर लें, पाकिस्तान से बुरी कंट्रीज भी होंगी, अच्छी भी होंगी, आप रिपोर्ट कार्ड देख लें, खत्म बात। देखिए पड़ोसी तो वो है ना आपके बराबर में इंडिया है ना। हाँ, अब इंडिया से आप जितनी भी नफरत करें, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। ये कहते हुए दुख होता है हमें, लेकिन बहुत आगे निकल चुका है। बट दैट्स अगेन वही रिपोर्ट कार्ड वाली बात है। यू सी द नंबर्स, इफ दे आर क्रिएटिंग मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देन यू हैव टू से कि व्हाटएवर। अगर बांग्लादेश कर रहा है, कोई भी कर रहा है, अफगानिस्तान ने अभी बीच में न्यूज़ में आया था, उन्होंने कोई स्पोर्ट्स कार भी डेवलप किया था, इट्स वेरी गुड। यू कैन ऑल्सो डू दैट, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट। आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रही है अलग बात है, बट दुनिया में कम्पीट करना है तो इसी तरह ही होगा, बातों से कुछ नहीं होगा। देखिए ना, हमारे यहाँ रिजर्व्स की बात करते हैं हम, हमके डॉलर्स की सारी मैशत चलती है उस पर है ना। तो अगर सिर्फ इंडिया की कुछ एक आध अमीर तरीन आदमी की बात करें ना, तो उसके बाद इतने कि पाकिस्तान के पास शायद सोच भी नहीं सकते हम, इतने उसके पास पैसे होंगे। तो ये बदकिस्मती है ना कि हमने मॉडल्स ही नहीं बनाए लोगों को, यहाँ पर सर्विसेज ही नहीं दी। और शायद एक फ़र्क ये भी हो सकता है कि उन जिन माशरों से आप आए हो ना, उन माशरों में जमहूरियत, असली जमहूरियत मिली है। हमें आज तक असली जमहूरियत भी नहीं मिली। नहीं, जमहूरियत तो हमारे यहाँ अगेन नाम किया ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लें, उसमें क्या मतलब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें तो वो ही नहीं होते, तो बाकी उसमें क्या, वो एक अगर कोई लीडर आके बैठ रहा है तो वही डिक्टेटर की तरह ही डिक्टेट कर रहा होता है, तो और तो कुछ है नहीं। तो आई डोंट नो क्या। लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी जमहूरियत अगर वैसे भी मिलती ना, चाहे वो मुसलसल चलती रहती, तो शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाते हैं। और शायद अब भी हो जाए 20 साल तक अगर जमहूरियत चलती रहे। मसला सारा ये होता है कि एक फौजी आता है, बोलता है भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, हटा दो उसको, वो हट जाता है। भाई साहब को पसंद नहीं आई शक्ल वज़ीर आज़म की। देखिए ना पाकिस्तान में कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म है जिसने आज तक अपना टाइम पूरा किया? 5 साल पूरे तो नहीं किए ना आज तक। इमरान खान से लेकर आप जितने भी वज़ीर आज़म की बात करें, किसी ने 6 महीने, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल, तो आज तक मुकम्मल ही नहीं किए। लेकिन डिक्टेटर जो भी आता है वो 10-12 साल रहता है और उसको लगता है कि भाई मैं इस मुल्क का हाकिम हूँ। और देखिए कहीं पर भी ना ये जमहूरियत, आप क्योंकि आप जिस माशरे से आए ना, वो आप वहाँ जमहूरियत की बात होती है, जमहूर की बात होती है, आवाम की बात होती है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप 20-30 साल जमहूरियत को देते हैं, जैसी लंगड़ी लूली भी ना, हमारा मुल्क सुधर जाएगा, चल जाएगा, पटरी पे आ जाएगा। मतलब पटरी से मतलब क्योंकि हम बहुत दूर है, यानी हम स्टेबिलिटी से भी बहुत दूर है अभी तो अब वजह यही है कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम किया, फ़ौज के पीछे खड़ी रही है, और हुकूमतों के साथ हुआ तो उनकी बनती है, नहीं बनती तो उसको हटा देते हैं वो। जब तक ये एक तासुर है ना आवाम को, जब मुझे पता चले कि मैं आफ्ताब बुरका को मुंतखब कर सकता हूँ और इन्हें हटा सकता हूँ, जब मुझे ये बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी, तो मेरे हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और आफ्ताब बुरका बहैसियत सियासतदान, एक MLA मुझसे डरना भी शुरू होगा एक आम आदमी के, यार कि मेरे खिलाफ ही वोट करेगा। उससे ख़तरा होगा ना आपको कि यार मैं नहीं रहूँगा फिर MLA। आपको खतरा ही नहीं, आपको बोलते हो तनवीर का वोट क्या मैंने रखता, मैं मेरे पीछे अगर वो खड़े हैं साथ मेरे और मुझे उनका आशीर्वाद हासिल है तो मैं तो बस जीत जाऊंगा। तो ये बड़ा मसला है। अगर जमहूरियत थोड़ी जैसी लंगड़ी लूली भी चलती रहे बस। और जमहूरियत के साथ साथ आई मस्ट ऐड कि बाकी दुनियाओं में जमहूरियत और सब कुछ है, बट जमहूरियत के साथ अपने सिटीजन्स को जब तक, और ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी गवर्नमेंट की, उसके बाद कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नज़र में तो कोई करे या ना करे वो लोग खुद फिगर आउट कर लेंगे। आपने अगर बेसिक सिक्योरिटी शहरियों को नहीं दी ना, तो चाहे आपकी जमहूरियत हो या आपकी कुछ भी हो, आई डोंट केयर, आप अगर बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों को ये एहसास दिला देना कि आप घर से बाहर जाएंगे तो आपके पास से आपकी अपनी चीज़ कोई नहीं छीनेगा, ये आती है लोगों की फीलिंग खुद ब खुद लोगों को पता है। जैसे आपने ATM की एग्जांपल दी ना, अगर लोग कराची में वारदातें नहीं भी हो रही
और फिर भी लोग एटीएम से पैसा निकालने में घबरा रहे हैं ना, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ रॉन्ग। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं करेंगे ना, रोटी खुद तलाश कर लेंगे लोग, भले वो गवर्नमेंट दे या ना दे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी ना हो, लोग खुद फिगर आउट कर लेंगे। अब बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको दे दो, काम वो फिगर आउट कर लेंगे। आप उनको बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दो, बेसिक आज़ादियाँ दे दो, फिर आपको कोई गवर्नमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने पहले पर्चे में ही फेल हो जाते हैं और बाकी में वो कहते हैं हम जी पानी देंगे, गैस देंगे। भाई जो चीज़ देनी है बेसिक वही दे दो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दो, उसके बाद बाकी खुद फिगर आउट कर लेंगे लोग। बस सब यही है, क्या कर सकते हैं। देखिए ना, अब हम कराची वाले हैं, अब हम रोज़ाना इस तरह के माहौल से गुजरते हैं। हमारी अमूमन अक्सर बेशतर गैदरिंग के अंदर बातें भी यही होती हैं। कराची में आप लोगों से ज़रा सर्वे करें ना, आपके साथ जो कैमरामैन दो खड़े हैं इनसे भी पूछे ना, ये भी बोलेंगे हाँ हमारा मोबाइल छीन चुका है, हमारा सामान छीन चुका है, मेरे भाई के साथ ऐसा वाक़या हो चुका है, वो लूट चुका है, उसके घर में डकैती पड़ चुकी है। तो कराची में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा, ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो मुतासिर ना हो। देखिए रियासत का तो काम है ज़िम्मेदारी पूरी करना, सिक्योरिटी देना, लेकिन रियासत नाकाम हो चुकी है। माज़रत के साथ मैंने शायद एक पहले बात कही थी जब, क्योंकि मैं ज़रा डिस्टार्ट भी हो गया था, लेकिन वो बात शायद हम, वो एक बड़ी मशहूर कहावत है ना, नज़म है कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो मैंने कहा माज़रत के साथ रियासत ना हमारी अब हो गई डाइन जैसी, जो अपने बच्चों को निकलती जा रही है। रोज़ाना हमारे लोग मरते हैं ना इस तरह, चाहे वो भूख से मर रहे हों, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम में मर रहे हों। देखिए कोई तकरीबन 6.5 लाख पौने 7 लाख लोग बाहर चले गए। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जिन हालात में गए वो मायूसी में गए। देखिए एक होता है, मैं मुझे लगता है कि आफ्ताब भाई कि मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं यहाँ भी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर जाके ज़्यादा अच्छा कर लूँगा। हर कोई परस्यू करता है। हाँ। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में मेरा मुस्तकबिल ही नहीं है, मैं क्यों रुकूंगा। और पूरी दुनिया से लोग माइग्रेट करते हैं यार, ये तो इंसान की बेसिक फितरत है कि उसको जहाँ पर अपनी और अपने बच्चों की फैमिली की प्रॉस्पेरिटी नजर आएगी वो तो जाएगा, उसमें हर्ज क्या है, उसमें बुराई भी नहीं है ना। तब मुल्क ठीक है, आपका बिल्कुल मायने रखता है, आप पाकिस्तान को आपसे जुदा नहीं कर सकते। और जितने लोग ये बाहर जा भी रहे हैं, वो फिर बाहर से जब कमाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, तो मुड़ के मदद किसकी करते हैं? अपने घर वालों की करते हैं ना, पाकिस्तान की करते हैं। और बल्कि इस पे तो ये लोग फख्र करते हैं कि जी बड़ा रेमिटेंस का पैसा आ रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग इन अ वे। तो बट नहीं, दैट्स ये है। लेकिन फ़र्क है, मैं जो बात को कह रहा था ना, देखिए फ़र्क ये है कि मैं यहाँ भी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अमेरिका जाके ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, ये तो एक अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहा। मुझे पता है यार, मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास बाहर निकलने के अलावा चारा ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या हो गया, मैंने पाकिस्तान से निकलना है। ये बहुत खतरनाक बात है ना। हम होप देने की बात करें, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है। आप लोगों से पूछे ना, आज भी मैं किसी माहिर माइशत से बात कर रहा था, उनका कहना था कि तकरीबन 61% जो है 25 साल से कम उम्र, सर्वे में बताया है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, और 37 खवातीन फीमेल जाना चाहती हैं बाहर, कि पाकिस्तान से हम निकल जाए किसी तरीके से। ये यंग लोगों की बात करें जिन्होंने आगे बढ़ना, पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारना है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। देखिए बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब लोग जा रहे हैं, लोगों का दिमाग बन रहा है। आजकल तो एक दुआ है ना, या अल्लाह में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बना 2023 के अंदर, ये मीम्स बन रहे हैं ना, ये कि ये मीम्स बन रहे हैं कि या हम दुआ करते हैं या अल्लाह हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बना, हम भी बोलें कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं। आप लोग खामखा एक तंज मारते हैं तरह पाकिस्तानी ना, कि बाहर बैठे लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं, पाकिस्तानी ज़्यादा गाते हैं। तो बोला हमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बना दे अल्लाह। हाँ, इस दुआ करें कि पाकिस्तानी खामखा बातें करते हैं, पाकिस्तान के हालात तो अच्छे हैं। तो मसला ये कि देखिए सब जाना चाहते हैं इस वक्त बाहर, और अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, लोगों को ज़िंदगी में सुकून होगा। मैं भूल जाए इसको, स्ट्रीट क्राइम को भूल जाए, कराची के ट्रैफिक पे आ जाए। आप जरा निकले, आप आइए चौधरी से जाए जरा आप नॉर्थ कराची। अभी हम लोग आ रहे थे, वही हालात पता है हमें। तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। अब आफ्ताब बोरका निगारा गाड़ी चला रहे हैं, 2 घंटे बाद घर पहुंचे। आफ्ताब का क्या काम करेंगे आफ्ताब भाई? आप क्रिएटिविटी सब तेल लेने चले जाती है। आफ्ताब भाई बोलते हैं मैं जरा 2 घंटे सो जाऊं, 1 घंटा मैं सोऊंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा करना क्या है। फिर उठते हैं वो 10 बज रहे होते हैं, मतलब छोड़ खाना खाते हैं, घर में ही रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो क्रिएटिविटी तो किसी चीज़ की नहीं है ना। उसकी वजह यही है कि हमने माहौल ही नहीं बनाया हुआ, हमने ट्रैफिक में उसको थका दिया, उसको दीगर चीज़ों में इतना थका दिया है कि उसको इतनी मुश्किल ज़िंदगी कर दी है ना, कि कोई बंदा कुछ काम करना भी चाहे ना, कि बोले यार मैं कुछ अच्छा काम करूँ, तो यहाँ पर आप कुछ काम नहीं कर सकते। एक तो लोग रोकते हैं, एक आपका निज़ाम रोकता है, और हर बार यही होगा। आप कोशिश करोगे, आपके साथ ये मसले मसाइल होते रहेंगे, और जो ज़्यादा जितनी कोशिश करेंगे ज़्यादा मसाइल होंगे आपके साथ। चले जी, तलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, इंटरेस्टिंग डिस्कशन, गुड लक विद एवरीथिंग यू आर डूइंग, एंड लाइक आई सेड कि आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट की है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल मीडिया को छोड़कर कंफर्ट जोन से बाहर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप आए, आपने किया, माशाल्लाह कर भी रहे हैं। गुड लक विद एवरीथिंग, एंड या विश यू बेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इंशाल्लाह आपको कुछ कराची के खाने वाने खिलाते हैं हम अपने साथ। बिल्कुल यार, कोई मुख्तलिफ किस्म की बिरयानी आपकी खाएंगे इंशाल्लाह। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।